शुरू करने जा रहे हैं एक और नया थियरी, और वो है कोलिशन थियरी ऑफ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। कोलिशन थियरी ऑफ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। Now what do you mean by this? ओके, उसके एक एक पहलू को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट से भी तय हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि कोलिशंस होता है, टकराव होता है अमॉन्ग्स्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट स्पीशीज वी कॉल इट एज। ओके, रिएक्टेंट स्पीशीज में टकराव होने की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। यानी इसका मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, CR लिखता हूं मैं इन शॉर्ट, शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ द कोलिशंस। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। ओके, वापस से बोलता हूं मैं कि केमिकल रिएक्शंस किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ कोलिशंस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज। तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिशंस। जितने गति से कोलिशन हो रहा है उतने गति से रिएक्शन होना चाहिए। ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ओके, एंड दैट इज ज्यादा करके गैस फेज रिएक्शंस में देखा गया है कि द रेट ऑफ कोलिशंस इज मच मच मोर, काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कोलिशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम क्या नतीजे में पहुंचते हैं कि रेट ऑफ कोलिशंस इज मच मच मोर देन द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हर एक कोलिशन केमिकल रिएक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करता। ओके, अगर ऐसा कंट्रीब्यूट करता तो इधर ग्रेटर मच मच ग्रेटर नहीं आता, इधर इक्वल टू आता। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम कोलिशंस की बात करते हैं तो कोई ना कोई फैक्टर्स हमें जरूर ध्यान में लेना होगा और उसके आधार पर फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन से वाले कोलिशंस इफेक्टिव कोलिशंस है। इफेक्टिव कोलिशन का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिएक्शन होने में मदद करता है। उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तब जाकर हम रिएक्शन बोलते हैं। यानी हर कोलिशंस ओके प्रोडक्ट नहीं देता। Okay, only there are certain collisions which will result into what? Product. So my dear friends, we are now going to discuss that what are those factors which are responsible to make sure that the collisions are effective. आई बात समझ में? So one of them is going to be what? About activation. We are going to talk about what? Activation. Now see what happens is, okay, the colliding reactant molecules should be having, must have a minimum amount of energy. Okay, it needs to have a minimum amount of energy so that it can be converted into what? Products. ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए और ताकि फिर हम बोले कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ओके, कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स must have a minimum amount of energy so that it can be converted into what? Products. And that energy is called as nothing but activation energy. क्या बोलते हैं उसको? Activation energy. So therefore, for a chemical reaction, the condition is very clear that only those colliding reactant molecules having energy either equal or greater than the activation energy is responsible to be converted into what? Products, and thereby the chemical reaction takes place. यानी chemical reaction तभी होगा जब colliding reactant molecules के पास या तो उसके बराबर या उससे ज्यादा क्या एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वापस से बता देता हूं, एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं बिकॉज कोलिशन है, टकराव है, सो देयर इज मोशन एंड द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। सो जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द प्रोडक्ट शुड हैव, यानी वो जो काइनेटिक एनर्जी जो उनके पास है, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी।
ओके कम से कम इतना एनर्जी तो होना ही चाहिए ताकि फिर ओके वो कोलिशन एक सक्सेसफुल कोलिशन हो, एक इफेक्टिव कोलिशन हो और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये था दोस्तों एक पहला कैरेक्टर। ओके जैसे मैंने आपको बोला है हर कोलिशंस इफेक्टिव कोलिशंस नहीं होता है, कोई ना कोई दूसरा फैक्टर जरूर है इसमें कि जिसके आधार पर हम तय करेंगे कि वेदर दे आर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। तो पहला वाला जो है इट्स ऑल अबाउट एक्टिवेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी इन स्पाइट ऑफ द कोलिशंस। अगर टकराव है दोनों स्पीशीज के बीच में, दोनों रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन अगर उनके पास वो न्यूनतम मतलब मिनिमम एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये टकराव से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ऐसे कोलिशंस जो केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसे कोलिशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कोलिशंस। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट क्राइटेरिया एवरीवन? ओके तो दोस्तों आपको पहला कंडीशन तो समझ में आ गया होगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब जो दूसरा है एंड दैट इज अबाउट द सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड एज अबाउट ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिंपल शब्दों में, और वो है अरेंजमेंट of the reactant molecules of the reactant species. Okay, they have to be what, very close enough so that they can react with each other and thereby get converted into what, products. Okay, so this is what the second criteria as far as is conversion of reactant into product is concerned. मैं आपको यहाँ पर एक example दे देता हूँ. Let us consider एक reaction and that is nothing but A reacting with say CV and it is going to give you AB plus C. Okay, ऐसा एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी मैं आपको दो केसेस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो दैट यू नो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ओके एंड दैट इज आई हैव A, okay, it is combining with C, this is C and this is B. Okay, so ये A है, ये C है और ये B है। Okay, this is one part. दूसरे केस में what we do is this is A plus B and this is C. Okay, you can now have a look at this. Orientation, the arrangement has changed. अब प्रोडक्ट देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट इज सच दैट देयर हैज टू बी अ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। और मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि फॉर अ प्रॉपर ओरिएंटेशन मींस व्हाट द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट बी वेरी क्लोज इनफ। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सा होना चाहिए, ए और बी, क्योंकि वो दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, यानी ए एंड बी हैज टू बी क्लोज इनफ, then only it is possible to form the products very easily. All right, so if you can compare between these two cases, okay, in this case what happens is A and B are far away as compared to the second one. Okay, here the A and B are very close enough, so as a result of which यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, A plus C and B, whereas यहाँ पर मुझे मिलेगा A B plus C। समझ में आया आप लोग को? So what we have to say is कि this is not resulting in the reaction। देखो कोई चेंज ही नहीं है, एंड रिएक्शन का मतलब ही होता है दोस्तों चेंज, वो है ही नहीं, यहाँ पर चेंज ही नहीं है, सो देयर इज नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बट यहाँ पर अगर आप देखो, सो नाउ दिस बॉन्ड इज गेटिंग ब्रोकन, ए विल गो विद बी एंड दिस इज व्हाट यू गेट, एंड प्लस सी। दिस इज बिकॉज द रिएक्टिंग स्पीशीज आर वेरी क्लोज इनफ ओवर हियर एज कंपेयर्ड टू ओवर हियर। Okay, so this is what I want you to understand. So यहाँ पर मैं टिक मार्क करता हूँ। Okay, that means this reaction is going to take place. So ये दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों, and that is about what? Orientation. Alright, पहला कौन सा था? एनर्जी था, यानी कोलिशंस होने के बावजूद भी अगर रिएक्टेंट स्पीशीज के पास एनर्जी इतनी नहीं है जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
So in spite of the collisions, if the reactant molecules have got energy less than the energy of activation, those are not effective collisions. Similarly, in spite of the fact that there is going to be collisions taking place, ये दोनों के बीच में टकराव है, लेकिन if the reactant species are away from each other, okay, then those collisions are not effective. Yani for effective collisions, there are two most important requirements, and that is the reactant molecules के पास energy of activation से equal या उससे ज्यादा एनर्जी होना जरूरी है, और दूसरा के प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर अरेंजमेंट होना जरूरी है ताकि रिएक्टेंट्स आपस में अच्छी तरीके से जल्दी से रिएक्ट हो. और प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है दे शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल सो दैट दे कैन रिएक्ट वेरी इजीली एंड देयर बाय रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, okay, which are responsible to convert collisions into effective collisions, या फिर I will say collisions into reactants of reactants collisions getting converted into what? Products. Okay, these are the two ones. First one is activation energy and the second one is nothing but orientation of the reactant molecules. I guess आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा. Under collision theory now we go into the next concept, and that is called as potential energy barrier. क्या बोला जाता है उसको? Potential energy barrier. Let us consider the same reaction, and that is A reacting with Cb, and it results in the formation of AB plus C. अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखोगे तो what is going to happen is there is a bond breaking process taking place between C and B, and there is a bond formation taking place between A and B. ये दो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों. ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन C and B and bond formation between what? A and B. तो अभी इस तरीके को कैसे हम एक्सप्रेस करें? So let us have a configuration where there are all the three species involved. ओके, ऐसा कोई मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हो, ओके, जहां पर ये तीनों के तीनों स्पीशीज एक साथ हो, तो वो होगा A, this is the way it is going to be. Okay, A, C and B. Now this is not according to the orientation जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था. Okay, so this is not going to result in successive or effective collisions. तो अभी क्या करना है हमें? We need to make it as A, B and C. Whereas ये जो dotted lines है, that is nothing but suggesting that the bond is about to be formed. और ये जो dotted line है, that is suggesting that the bond is about to be what? Broken. Okay, so this is basically called as a intermediate stage. क्या बोला जाता है इसको? एक intermediate stage बोला जाता है उसको, और उसको दूसरा नाम दिया है, and that is called as a activated complex. Okay, it is called as what? An activated complex. And for that we require what? For this particular activated complex to exist, we require what? Energy. Okay, because this is an unstable state, दोस्तों. जब भी a bond is about to be formed and about to be broken, it's an unstable stage. An unstable stage is always associated with what? Energy. Again, that energy is nothing but it's going to be obtained from what? Energy of activation. ठीक है? Now, when you talk about this potential energy barrier, okay, I'll show you with the help of a diagram, so that you understand this very well. Okay, this is what the progress of a reaction is. Okay, that means as we go from reactants to products. And this is what we talk about with respect to the energy. Okay, now what happens is, this is the way we are going to show it. Okay, we have initially the reactants, और यहां पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट्स. Now see, have a look at this. This looks like a hill. Okay, so what happens is the reactant has to climb the hill. Okay, इस तरीके से ये हिल के ऊपर चढ़ना है, तब जाकर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा. तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स व्हाट? एनर्जी.
Okay, as we go from reactants to products, so we require what? Energy. We can also put it like this to be much more easier for you. Okay, so this is going to be on the y-axis is going to be the energy, and here I talk about from as we go from reactants to products. तो आपको relate करने के लिए easy हो जाएगा. So this is the energy of activation. ये जो ये लिखा है ना, so this is the minimum amount of energy which the reactant must possess so that it gets converted into what? Products. Delta H जो है that is the change in the enthalpy. Okay, that is the energy difference between the reactant as well as products. Okay, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? If you can see this particular diagram very well, this is also called as this is the potential energy barrier and this is the activated complex which I am talking about. तो इसके वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि only the fraction of the molecules which have that much of sufficient energy can cross this barrier and get converted into what? Products. सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनको ऐसा नहीं जाना है, उनको इस रास्ते से जाना है. ओके, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे. कुछ हिस्सा ओके जो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रोडक्ट्स, और वो हिस्सा कौन सा होगा? वो हिस्सा जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या तो उसके बराबर है या उससे ज्यादा है. ओके, एंड दिस F इज इक्वल टू नथिंग बट E raised to minus of EA upon RT. This is what we get. This is the fraction of the molecules which has that ability to cross this energy barrier and thereby get converted into what? Products. Okay, so it is an exponential part minus of EA upon RT. Alright, so that means what we have to say is that EA is the energy of activation, R is the gas constant, and T is nothing but what? Temperature, which is going to be generally expressed in what? Kelvin. So the fraction of the molecules which can be converted, reactant molecules which can be converted into products, can be given by this particular formula, that is F is equal to E raised to minus of E upon RT. Okay, और प्लस मैंने आपको ये भी बोला था कि ओरिएंटेशंस के वजह से भी काफी सारे कोलिशंस इनइफेक्टिव कोलिशन हो जाते हैं. Alright, so this is what we need to remember, that is with respect to the collision theory जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि पहला पॉइंट है कि रेट द केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिशन होना जरूरी है. तो उस हिसाब से हम लोग उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिशंस. लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. ओके, ज्यादा करके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि गैस फेज रिएक्शंस में द रेट ऑफ कोलिशन इज मच मच ग्रेटर as compared to the rate of the reaction. यानी सारे के सारे collisions are not contributing towards the reaction. Alright, so out of the total number of collisions, only few collisions are having an ability to get converted into the products, and those are called as effective collisions, and majority of them are not able to get converted into the products, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ineffective collisions. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम ये कोलिशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव. पहला है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, एक्टिवेशन बोला जाता है. ओके, मिनिमम एनर्जी हर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास होना चाहिए. ओके, और वो मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा. ओके, उतना एनर्जी होना ही चाहिए ओके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास. ओके, तो ही वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए कामयाब होगा. अदरवाइज कोलिशन होने के बावजूद भी ये कन्वर्जन मुमकिन नहीं है. द सेकेंड पार्ट वॉज अबाउट अरेंजमेंट, दैट इज ओरिएंटेशन. ओके, नाउ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होना है, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. So if that is what the proper orientation is, then it results in the formation of a reaction, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था. Alright, so हर ओरिएंटेशंस यानी कोलिशंस भी है, लेकिन अगर ओरिएंटेशन में गड़बड़ है तो रिएक्शन नहीं होगा. ओके, इज एज सिंपल एज दैट. फिर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के बारे में बताया कि जब एक रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में दो प्रोसेसेस होता है. एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन और दूसरा होता है बॉन्ड ब्रेकिंग. ओके, अभी रिएक्शन के दौरान एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसा होता है कि जहां पर द बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन एंड द बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म, and that is called as an intermediate state, या फिर इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, और वहां पर जो एनर्जी की जरूरत होती है, that is called as energy of activation. और जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी बार बताया था, डायग्राम बताया था आप लोगों को कि जहां पर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैज टू क्लाइंब दिस हिल, इधर ऊपर तक जाना है.
ओके फिर उस वो जब यहाँ तक पहुंचेगा तभी जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। ओके वो अगर समझो इधर तक ही गया तो इट विल रोल बैक, इट विल कम बैक ओवर हियर, यानी इधर तक पहुंचना है तभी वो जाके नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा मतलब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट प्रोडक्ट्स। ओके सो दिस एनर्जी, ओके यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो only the fraction of the molecules have got that energy of activation, and that fraction of the molecules F is given as e raised to minus of E upon RT. ओके ओनली कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ऐसा एनर्जी है ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिशंस कम हो रहा है। प्लस ये तो था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के आधार पर मैंने बताया, प्लस ओरिएंटेशंस के आधार पर भी और कोलिशंस कम हो जाएंगे। ओके अगर एनर्जी ज़्यादा है लेकिन अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है तो भी वो बेकार जाएगा। ओके सो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिशंस are actually effective collisions, and as a result of which it gets converted into the chemical reaction। और इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलते बहुत सारे reactions में हम लोग ने देखा है कि the total number of collisions is much more than the rate of that particular reaction। आई बात समझ में? I guess the concept is very crystal clear to all of you all।